ईमानदारी, मेहनत जिसकी शान है, जिसकी पहचान है, वो है मेरे देश का किसान है। साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनामिका। किसान भाइयों, आज आपको मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना बहुत आवश्यक है। अगर आप खेती बाड़ी में समय समय पर समसामयिक कार्य करते रहें तो कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, कृषि में समसामयिक कार्य। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं महेंद्र मोहन भट्ट जी, जो कि संयुक्त संचालक हैं उद्यानिकी विभाग पचमढ़ी से। साथ ही हैं हमारे बीच डॉक्टर AB सिंह जी, जो कि पूर्व प्रधान वैज्ञानिक एवं निदेशक है ICAR भोपाल से। साथ ही हैं डॉक्टर दीपिका जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं CIAE भोपाल से। तो आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। सबसे पहला सवाल मेरा भट्ट साहब आपसे है कि गर्मी के मौसम में इस समय उद्यानिकी में क्या समसामयिक कार्य करने चाहिए? अनामिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गर्मी के मौसम में किसान भाइयों को अभी जो समय है, जो चल रहा है, इसमें नए बगीचे लगाने हैं तो उसके लिए गड्ढे की खुदाई बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान जनरली पौधा लाता है और लगा देता है, बारिश हुई लगा देता है। यदि पहले से तैयारी कर लेगा, गड्ढा कर देगा, एक 3 फीट गहरा, चौड़ा और ऊंचा, तो उसमें क्या होगा कि गर्मी में जितनी भी गर्मी है उसके अंदर गड्ढे में खुला रख देगा, तो धूप लगने से उसके अंदर अंडा, प्यूपा, लार्वा, जितने भी कीट या बीमारियां आगे संभावना है पौधे में लगने की, तो वो धूप लगने से वो पाश्चुरीकृत हो जाएगा और उससे उसमें बीमारी नहीं लगेगी और पौधा अच्छे से पनपेगा। क्योंकि पौधा 40 से 50 साल तक उसमें उगता है, तो हमें पहले से गड्ढे की खुदाई बहुत आवश्यक है। और ये अभी समसामयिक में किसान अपने बगीचे लगाना है, आम का बगीचा लगाना है, अमरूद का लगाना है, नींबू लगाना है, कि कोई भी फलदार पौधों का लगाना है, तो उसके लिए गड्ढे की खुदाई जरूरी है, आवश्यक है। तो जैसा कि आपने देखा और जाना कि किस तरह से उद्यानिकी में समसामयिक कार्य करना आवश्यक होता है, तो आप भी अपने आवश्यक कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लें। और अभी हमारे साथ डॉक्टर सिंह साहब भी हैं। तो सिंह जी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि में इस समय क्या समसामयिक कार्य करना चाहिए? गर्मी के समय में हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमको अपने खेत की तैयारी के लिए, हमारे खेत में जो फसल अवशेष है उसके निराकरण के लिए हमारी कौन कौन सी फसलें जायद फसल में उगानी चाहिए, कौन कौन सी फसलों पे हम कैसे पोषण प्रबंधन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इन तरीक़ों की जानकारी के लिए किसानों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी जायद की फसलें उगाएं, कौन सी सब्जी को उगाएं, कौन सी हरी खाद की फसल लें। जो खरीफ फसल में आने वाली अगर फसल लेते हैं तो उसमें पोषण प्रबंधन का हम अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकें। हमारे कई किसान जो है जो नरवई जला रहे हैं उसको कैसे सीखें कि हमारे किसान उन नरवई को एक खेत में ही सड़ा के एक खाद के रूप में बनाए। तो गर्मी के समय हमारे किसानों को गहरी जुताई का भी आवश्यक होता है कि कैसे गहरी जुताई करें, जिससे आने वाले समय में जो खरपतवार का समस्या होती है उन चीज़ों से निराकरण करें। और जो अपने गर्मी के समय में जैसे उर्द मूंग होता है, कई सब्जियां होती हैं, उनकी बुआई के लिए उनको कौन कौन सी प्रजातियां करें, क्या पानी का प्रबंधन होना चाहिए, ये सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। और अगला सवाल डॉक्टर दीपिका मेरा आपसे है कि कृषि उत्पादों में जो प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे किसान भाइयों की आय में किस तरह से बढ़ोतरी की जा सकती है? धन्यवाद प्रश्न के लिए। पहले तो हमारे किसान भाई बहन बहुत मेहनत से उगाते हैं फल, सब्जी, अनाज, और हम चाहते हैं कि इसका उनको मूल्य भी बहुत अच्छा मिले। जैसे कि अगर उन्होंने कोई भी चीज़ उगाई हो, वैसे का वैसा अगर उन्हें बेचेंगे तो उसको उनका मूल्य मिलेगा।
लेकिन अगर उसमें प्रसंस्करण करें तो उसका बहुत सारा मूल्यवर्धन हो सकता है। प्रसंस्करण से मेरा मतलब छोटे छोटे प्रसंस्करण, जैसे सिंपल साफ करना या ग्रेड करके बेचना, ये भी प्रसंस्करण है। और अगर उससे कुछ और पदार्थ बनाए, जैसे फलों के साथ आपने जैम बनाया या टमाटर या ऐसी चीज़ों के साथ आपने प्यूरे बनाया, ये भी प्रसंस्करण है। और हम आजकल ये चाह रहे हैं कि किसान भाई बहन अपने खेतों में ही थोड़ा बहुत प्रसंस्करण करने के बाद ही उसे बेचे। इससे दो फायदे हैं, मूल्यवर्धन तो आप जानते ही होता है, लेकिन इससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। यानी कि अगर हम टमाटर उगा रहे हैं और सभी लोग टमाटर उगा रहे हैं, जब टमाटर हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसका दाम बहुत गिर जाता है और तभी की तभी आप नहीं बेचेंगे उस टमाटर को, वो खराब भी हो जाता है। इसमें अगर आपने प्रसंस्करण को जोड़ा तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप तब बेच सकते हैं इस चीज़ को जब उसका दाम ज़्यादा हो। जैसे टमाटर का दाम कभी 1 रुपया होता है, कभी 80 रुपया होता है, लेकिन टमाटर का केचप या टमाटर के प्यूरे का दाम साल भर 250 से 200 रुपये तक हमेशा रहता है। तो ये निश्चित रूप का दाम हमारे किसान भाई बहनों को मिले, इसके लिए प्रसंस्करण ज़रूरी है। और आजकल खेती को उद्यम के रूप में देखने की हमें बहुत ज़रूरत है, हमारी नज़रिए की ज़रूरत इसीलिए है। और इसीलिए भी हम साइंस को, विज्ञान को जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों से प्रसंस्करण करने से बहुत ही लाभदायक है हमारे किसान भाई बहनों के। दीपिका जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण सहित हमें ये बात को समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसान भाइयों आप बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और अगला सवाल जो है मेरा सिंह साहब आपसे है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी परीक्षण क्या होता है और मिट्टी प्रबंधन के बारे में आप थोड़ा हमें समझाएं। देखिए, क्योंकि अभी जागरूकता ये हो गई किसानों में भी, पढ़े लिखे लोगों में भी, कि मिट्टी का अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके पौधे अच्छे होंगे, पौधे अच्छे होंगे तो जानवर जो खाएंगे वो अच्छे होंगे, इंसान खाएंगे तो वो अच्छे होंगे। तो कोई तरह का मतलब एक स्वास्थ्य का एक वातावरण बने। लेकिन अभी किसानों में क्या है कि अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करके फसलें तो उगा ले रहे हैं, उत्पादन भी ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसे पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो उनकी हमारी मिट्टी में भी कमियां हो रही हैं। और उसका सीधा संबंध जो हमारा उत्पाद हो रहा है, चाहे हार्टिकल्चर का हो, चाहे फसलों का हो, चाहे सब्जी का है, उन सब में ये कमियां हो रही हैं। तो इसीलिए मैं किसान भाइयों को बार बार ये कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों, आप जो है संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, जिसमें हमारे जो पौधे 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उनकी पूर्ति हो। और हमारे किसान भाइयों को ये भी समझना होगा कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो हमारी जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरी है, वो हमारा भोजन से ही आता है, वो हमारा सब्जी से ही आता है, वो हमारा फल से ही आता है। तो इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि हमको पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमको संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, जिससे हमारा मिट्टी भी स्वस्थ रहे और उत्पाद भी अच्छा हो। तो दर्शकों, आपने देखा और जाना कि मिट्टी परीक्षण कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है। अगला सवाल जो है भट्ट साहब हमारा आपसे है कि उद्यानिकी से जो है संबंधित व्यवसाय कैसे शुरू किया जा सकता है। मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसान को केवल खेती में उगाना ही नहीं, उसको हॉर्टिकल्चर को इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करना। जैसे हमारी मैडम अभी बता रही थी कि टमाटर की केचप बनाना, सॉस बनाना, यदि टमाटर बेच रहे हैं तो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये किलो बिकता है, और केचप बनाते हैं तो 200 रुपये किलो बिकता है ना। जैसे गेहूं अपन ने आटा बना के बेचा तो 18-20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो आटा बिकता है, और बिस्किट बना के बेचा तो वो 25-40 रुपये किलो। तो कोई भी चीज़ को व्यवसाय करना मतलब हमको इंडस्ट्री डेवलप करना। टमाटर का छोटा सा केचप का प्लांट लगा लेना, प्रोसेसिंग का जेली जैम का, आटे से ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जो किसान जो है हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट को
अपने उद्योग के रूप में देखे वो कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाऊं और मैं कैसे पैसे वाला बनूं। तो हम भी उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सोचें कि हम जो है गरम मसाला बनाएं, जीरा बनाएं, और किसी भी चीज़ को, काली मिर्ची या मिर्ची ही लें, अपन लाल मिर्ची ले ली मान लो, तो लाल मिर्ची जब बाजार में आती 60-70 रुपये किलो बिकती है, और जब वो लेबल लगा के और पैकेट में ISI ब्रांड लगा के और वो मिर्ची कुट के, और वही यदि हम अच्छे ब्रांड से तो वही अच्छे भाव में पैसे मिलेंगे और किसान को गरीब नहीं रहना पड़ेगा, वो पैसे वाला मालदार आदमी बन के रहेगा। इसी प्रकार वो अपनी उद्योग तैयार कर सकता है। तो अभी जैसे कि बात चल रही है फूड प्रोसेसिंग की मैम, तो फूड प्रोसेसिंग से किसान भाइयों को फ़ायदा तो हो ही रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर जब किसान भाई जो फूड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो उनके समक्ष क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका हल आप हमें बताएं। फूड प्रोसेसिंग पैसा बहुत देता है, लेकिन उसको करने का तरीका जो है वो सीखना पड़ेगा किसान भाइयों को। हमारी संस्थान जो है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान किसानों के लिए प्रसंस्करण के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे होते हैं, जहाँ पे हम जानकारी ही नहीं, केवल जानकारी ही नहीं, उनको करके दिखाते हैं और उनसे करवाते हैं ताकि वो एक बार खुद करें तो उनको अंदाज़ा हो। पहली चीज़ कोई भी प्रसंस्करण में जो ज़रूरी है वो तकनीकी है, और इसमें कंजूसी नहीं करना है। किसान भाई बहनों को मेरा अनुरोध है कि आप आए हमारे संस्थान में। हम किसानों से कुछ पैसा लेते नहीं हैं, हम मुफ्त का ट्रेनिंग देते हैं, आपको दिखाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत से किसान भाई बहन ये समझ नहीं पाते हम किस में करें। तो पहले हम आपको आमंत्रण देते हैं, हमारे संस्थान में आइए और देखिए कि किस किस तरह के प्रसंस्करण आप कर सकते हैं। अपनी रुचि के हिसाब से आप चुनिए, आपको कौन सा प्रसंस्करण पसंद है, उसकी तकनीकी आप सीखिए। हम सिर्फ तकनीकी ही नहीं, हम ये भी आप बताते हैं कि इसका मशीनीकरण कैसे होता है। जो भी प्रसंस्करण है, अगर आप हाथ से करेंगे तो उसका मूल्यवर्धन इतना नहीं होगा, लेकिन उसका मशीनीकरण करेंगे, या हमारे प्रसंस्करण वाले एक और काम करते हैं, उसको मशीन के थ्रू एक समान बनाते हैं। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, आप देखेंगे कि एक इसमें फ्रूट रखा है अलग अलग साइज़ के, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो आप वो लेंगे, या उसके बगल में एक और रखा है एक समान फ्रूट, एक समान बढ़िया साइज़, तो आप वही लेंगे ना। तो वो मशीनीकरण से होता है। तो ये मशीनीकरण, छोटे स्तर पे मशीनीकरण भी हमारे पास उपलब्ध है, हम उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम ये भी सिखाते हैं कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें, हम प्रोजेक्ट प्रोफाइल कैसे बनाएं। आप FSSAI, कोई भी फूड प्रोडक्ट आजकल FSSAI के सर्टिफिकेशन के बगैर मार्केट में नहीं जा सकता। तो वो क्या है, वो कैसे करते हैं, ये चीज़ें भी हम सिखाते हैं। तो किसानों के लिए पहले रुचि, किस प्रसंस्करण में आपकी रुचि है ये आप पता करिए। उसके बाद उसका प्रसंस्करण कैसे करते हैं, उसकी तकनीकी सीखने के लिए हमारे जैसे, मैं सिर्फ अपने संस्थान की बारे में बात, जैसे सोयाबीन का प्रसंस्करण वो केवल CIAE में हमारे यहाँ होता है, और सोयाबीन को खाद्य के रूप में प्रसंस्करण करना, आजकल सोया मिल्क है, टोफू है, बहुत सारे लोग खा रहे हैं और सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें, मुश्किलें जो हैं उसको आसान करने का तरीका ये है कि आप पहले हम लोगों जैसे संस्थानों के पास आके प्रशिक्षण कीजिए, सीखिए कि क्या होने वाला है आगे, उसको मार्केटिंग कैसे करें, और इसी तरह आगे बढ़ें। मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और किसान भाइयों आपने देखा और जाना कि ग्रेडिंग क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है आज के समय में। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और दर्शकों, आज हमारे साथ है भट्ट साहब, सिंह साहब और दीपिका मैम, जिनसे हम जानेंगे कि कृषि में और उद्यानिकी में क्या समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए और फूड प्रोसेसिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सिंह साहब हमारे बीच हैं। और सिंह साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मियों के मौसम में गहरी जुताई करना क्यों आवश्यक है। देखिए, किसान भाई भी जानते हैं कि गर्मियों के समय में, और किसान भाई हमारे करते भी हैं, लेकिन उनका करने का मकसद ये सिर्फ ये रहता है कि हम गहरी जुताई करके खरपतवार को निकाल करें। लेकिन हम वैज्ञानिकों ने देखा कि उसमें कई ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारी फसलों को भी नुकसान करते हैं। तो गर्मी में जब हम गहरी जुताई कर देते हैं तो नीचे के जो हानिकारक जीवाणु हैं वो ऊपर आ जाते हैं और तेज़ गर्मी जब होती है तो ख़त्म हो जाते हैं। जैसा हमारे किसान भाइयों ने देखा होगा कि चने में जैसे उकटा लगता है, या इसमें अरहर में या और फसलों में जो भी दलहनी फसल है, तो उन सब में जैसे उकटा जो लगता है तो उसमें एक फंगस होता है। वो फंगस नीचे जाके घर बना लेता है, और जब वो घर बना लेता है तो जब भी कोई आप फसल बोएंगे या खाद पानी जो भी देंगे, वो किसी न किसी रूप में आपकी फसल को नुकसान करता है। तो आपको यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि गर्मी की जुताई करना इसलिए आवश्यक है कि जो हानिकारक जीवाणु हैं वो तो ख़त्म होने के साथ साथ जो कई बार ऐसे खरपतवार होते हैं जिनकी जड़ें नीचे तक चली जाती हैं, और अगर आप गहरी जुताई करते हैं तो वो खरपतवार भी नष्ट होते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये खरपतवार गहरी जुताई का मेन मकसद है कि नीचे जो उसमें जीवाणु हैं हानिकारक, एक तो वो ख़त्म हो जाएंगे और जो आपके खरपतवार हैं वो भी हो जाते हैं। दूसरा, कई पोषक तत्व हमारे ऐसे होते हैं जो नीचे धीरे धीरे जाके नीचे चले जाते हैं। तो गहरी जुताई करने से उन पोषक तत्वों को हम नीचे से ऊपर लाते हैं। तो जब भी हम कोई फसल अगर बुआई करते हैं तो उस फसल पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा उत्पादन होता है। इसलिए गहरी जुताई करना बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों, आपने गहरी जुताई के महत्व को समझा। और अगला सवाल भट्ट साहब मेरा आपसे है कि नए बागान लगाने की तैयारियों के संबंध में आप हमें बताएं। जब भी किसान भाई नए बगीचे लगाना चाहता है तो सबसे पहले उसको ये देखना है कि जो पौधा ला रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं, किस संस्थान से ला रहे हैं, हाइब्रिड वाला ला रहे हैं, देसी पौधा लगा रहे हैं, या कहाँ किस जगह से। तो किसी अच्छे संस्थान से, जैसे IIHR बेंगलोर से आम की कई प्रजातियां निकली है, ICR से प्रजातियां निकली है, या हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में पचमढ़ी में हमारा उद्यान है, मटकुली में एक उद्यान है, वहाँ पे हम लोग ग्राफ्टेड पौधे तैयार करते हैं। तो उसमें आम के अच्छी प्रजाति की किस्म के, चीकू के लगाने हैं तो चीकू के कहाँ उपलब्ध होंगे, क्रिकेट बाल और ये प्रजातियाँ कहाँ उपलब्ध होगी। किसान भाई जिस भी नींबू का बगीचा लगाना है तो उसके लिए अच्छी किस्म की पौधे की व्यवस्था पहले करें। कहाँ से लाना है सलाह ले लें, नहीं पता है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की नर्सरियाँ हैं हर विकासखंड में, ज़िले में हॉर्टिकल्चर का उप संचालक का कार्यालय है, या जहाँ भी जाए तो पहले सलाह ले लें कि हम अच्छा पौधा लगाएंगे। पौधा अच्छा में कंजूसी नहीं करना है। यदि आपने अच्छे किस्म का पौधा नहीं लगाया है, कहीं भी कुछ तो भी कहीं से भी देसी लोकल पौधा लगा लिया, तो 8-10 साल बाद आप देखोगे कि उसमें उत्पादन नहीं मिल रहा है और आपको फसल को काटना पड़ती, फेंकना पड़ती है। तो हमें देखना है, प्लानिंग करना है, योजना करना है कि हमें नए बगीचे लगाना है तो पौधा हम अच्छी प्रजाति का करें और आज के हिसाब से कि ये है, इसी को अपन चयन करेंगे। अगला सवाल सिंह साहब मेरा आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खरपतवार को निवारण कैसे किया जा सकता है। देखिए, खरपतवार निवारण के लिए हमारे कई किसान, जो पहले मैंने बताया कि एक तो गहरी जुताई करना चाहिए,
दूसरी बात यह है कि खरपतवार निवारण करने के लिए जैसे आप रासायनिक पद्धति से खेती कर रहे हैं हमारे किसान, तब तो उसमें जो है कई दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी फसल में कर रहे हों, तब वहाँ पे थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को सोचना पड़ता है कि कौन सी दवा डालें। तो उसमें हम लोग वैज्ञानिक होने के नाते ये बताते हैं कि भाई देखो, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती जो करते हैं तो उसमें कोई ऐसी दवा नहीं डालना होता है। और रासायनिक खेती में तो हमारे किसान बिना मतलब ऐसी जागरूक हैं कि वो सीधे दुकान से जाते हैं, कई ऐसी दवाओं का जो फेमस है वो जाके सीधे दवा लाए और खरपतवार निवारण कर ले। लेकिन मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि एक तो जो ऐसे तरीके के अपनाएं जहाँ पे हम दवाओं का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि वो दवाओं का अब सीधा असर जो है ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल हेल्थ पे हो रहा है, सॉइल हेल्थ पे हो रहा है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि जो मैनुअल जिसको बोलते हैं कि आप खुद उसको जो है खरपतवार निवारण के लिए अपना जो है उसको करें, या गहरी जुताई करके व्यवस्था करें, या जैविक खेती या प्राकृतिक खेती तरीके करते हैं तो उसमें जो है कई बार हम लोग कहते हैं कि अगर मल्चिंग कर दें उस खेत में जहाँ पे आपने चाहे सब्जी उगाया है या कोई हॉर्टिकल्चर प्लांट है, तो उसमें अगर मल्चिंग हम कर देते हैं तो खरपतवार हमारे नीचे दब जाते हैं, तो कोई खरपतवार की समस्या नहीं रहती। तो ये हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करते हैं कि रसायन का प्रयोग थोड़ा कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मल्चिंग करके, या ऐसे कई जगहों पे आपने देखा होगा पॉलीथीन डाल देते हैं जहाँ पे खरपतवार दब जाता है, केवल पौधे रहते हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं को आप प्रयोग करें तो ज़्यादा फायदा होगा। और बहुत अच्छी जानकारी दी सिंह साहब ने कि जैविक खेती करके भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब चलते चलते सिंह साहब, आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, जहाँ पे आज हमने चर्चा किया कि कैसे मिट्टी परीक्षण करना चाहिए, कब करना चाहिए, और कैसे हम क्यों गहरी जुताई करते हैं, क्यों हम खरपतवार को हटाने के लिए क्या तरीक़ों को अपनाते हैं, तो किसान भाइयों आपको ये सब जानकारी हमेशा आप ध्यान रखें कि अगर हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाएंगे तो ये सब हमारे तरीके हैं। जहाँ पे आप लोग जो है, जैसे आप खरपतवार दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं या इंसेक्टिसाइड बीडिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँ कि उस दवाओं का प्रयोग कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पत्तियों के एक्सट्रैक्ट हैं उनके जो है उन चीज़ों का प्रयोग करके कीड़े बीमारियों को कंट्रोल करें। तो जिसमें हमारी दीपिका जी, हम आपसे भी आपकी राय लेना चाहेंगे। आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस दो ही चीज़ें कहना चाहूँगी कि जो भी आप उगाएं थोड़ा बहुत प्रसंस्करण करके ही बेचें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। और दूसरा, तकनीक जो है साइंस के साथ जुड़ के जो अच्छे से अच्छा आप प्रोसेसिंग अपने प्रोडक्ट्स का कर पाएँ, उसको करके अच्छी पैकेजिंग के साथ मार्केट में ले आए। और भट्ट साहब, आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पेड़ पौधे लगाएं, खुद भी फल खाएं, क्योंकि सब्जियां खुद खाएं, खुद उगाएं। नहीं तो किसान क्या करता है कि खुद तो मिर्ची से खा लेता है, प्याज से खा लेता है और सब्जी बाजार में बेच देता है। तो पहले तो 450 ग्राम फल सब्जी जो ICAR का रिकमेंडेशन है कि हर किसान भाई को फल सब्जी 453 ग्राम खाना है, पहले खुद खाना है, स्वस्थ रहना है, तब बेचना है ना? यही मेरा संदेश। भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब और दीपिका मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। किसान भाइयों, आज बस इतना ही। और आपने देखा और जाना कि कृषि में, खेती बाड़ी में समय समय पे जो समसामयिक कार्य होते हैं आप उसे करते रहें तो कम दाम में आप बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और आज के समय में आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और फूड प्रोसेसिंग के महत्व को आपने देखा और जाना कि ये किस तरह से आय का अलग स्रोत बन सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही और अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।